जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगली वाली वीडियो में ये बताऊंगी क्या हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं, या फिर क्या अब पदार्थ कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड ऐसे हो सकती है क्या। तो एक पदार्थ को तो हम जानते ही हैं जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, और वो है, सबको पता है, पानी। पानी जो है तीनों फॉर्म में पाया जाता है। वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, और गैस अवस्था में भी पाया जाता है, यानी कि भाप के रूप में। और ये सब कैसे होता है? अगर हम तापमान में उसके बदलाव कर रहे हैं तो तभी तो हो रहा है ना ये सब। तो इन सब की वजह होती है तापमान में बदलाव। और एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, और वो है दबाव में बदलाव करके। मतलब उसके दाब में अगर हम बदलाव कर देंगे तो हम उस पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, और एक तापमान को घटाकर या तापमान को बढ़ाकर। तो जो ये पानी वाला है, जैसे कोई भी हमारे पास बर्फ़ है, तो बर्फ़ में अगर हम यहाँ नीचे से अगर हीट देंगे इसको, तो क्या होगी, ये पिघल जाएगी और क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। और वैसे ही अगर हम पानी लेंगे और पानी को अगर हम नीचे से हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। और अगर हम फिर से इसके ऊपर मान लो हमने किसी चीज़ से इसको ढक दिया है, कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जिससे ये भाप बाहर नहीं जा पा रही है, ठीक है, भाप उसी में रह जा रही है, और हम इसको ठंडा होने देंगे, तो फिर क्या होगा, ये दोबारा से पानी बन जाएगा, ये पानी दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। फिर हम उस पानी को दोबारा से अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम कैसे कर रहे हैं, तापमान में बदलाव करके। अब दूसरा, दाब में बदलाव करके हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे घरों में सिलेंडर नहीं होते हैं, ये मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें क्या भरी होती है, इसमें लिक्विड भरा होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। लेकिन वो हमें किस फॉर्म में आता है, हम खाना पकाते तो गैस के फॉर्म में आता है। वो कैसे आता है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, उसको हम दबाते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, हमें पता है ये है गैस, ठीक है, तो मान लो पहले वो चीज़ गैस होती है, इसके कारण दूर पर है, हम किसी चीज़ से इसमें दबाव डाल रहे हैं, मतलब इसको इस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो क्या होंगे, धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आएगी जब एक कण जो होंगे पास पास आ जाएंगे, मतलब यही दबा दोगे तो उनको पास पास में आएंगे ना वो। और हम सभी को पता है कि जब कण पास पास आ जाते हैं तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है, वो हो जाती है द्रव अवस्था। यानी कि जब कण पहले दूर थे, गैस थी, अगर पास पास आने लग गए तो ऐसा किस में होता है, द्रव में होते हैं थोड़े पास। अगर हम उसको और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सीधे सॉलिड में। फिर से वो क्या बन जाएगा, ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा पास आएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसे करके द्रव की अवस्था को बदल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल, जैसे जो लाइटर होते हैं, लाइटर जो सिगरेट जलाने वाले नहीं होते हैं, वो तो सबने देखे ही होंगे, सबके घरों में, या घरों में नहीं भी होंगे तो किसी ना किसी के पास तो देखा ही होगा। उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। लेकिन अगर जब हम उसको जलाते हैं तो ठीक है, वो सीधे भाप बन के उड़ जाता है, मतलब जलने में कुछ एनर्जी लगती है और धीरे धीरे उसके मतलब कुछ ना कुछ तो ऊपर जाता ही है उड़ के, ठीक है। अगर हम उसको, जो एक उसके साइड पे हिस्सा होता है, ठीक है, वहाँ से उसको निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, कभी सोचा है क्या वो निकलेगा? ऐसा करके भी मत देखना, ठीक है, क्योंकि वो निकलेगा नहीं, वो सीधे हवा बन के उड़ जाएगा वो। क्योंकि इस लाइटर में उसको क्या कर रखा है, इस लाइटर में उसको दबा रखा है, मतलब उसको कंप्रेस करके वो गैस को इस लाइटर में डाला हुआ है। तो वो ना, अब उसको खोलोगे तो वो गैस बन के उड़ जाएगी। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है दाब का, कि दाब में हम बदलाव करके कैसे किसी भी चीज़ को कंप्रेस करके हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। उसको कैसे हम द्रव से गैस बना सकते हैं, गैस से सॉलिड, मतलब तीनों ही अवस्था। हम उसमें जितना ज़्यादा दाब डालेंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा,
वो जैसे हम ज़्यादा दाब डालेंगे, बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो ठोस बन जाएगा, थोड़ा कम है तो द्रव अवस्था में रहेगा, और बिल्कुल ही कम हुआ दाब तो ठीक है, फिर वो। अब जो तापमान परिवर्तन का प्रभाव है, इसमें कुछ पॉइंट आते हैं जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गलनांक बिंदु क्या होता है हमें पता होना चाहिए, क्वथनांक बिंदु, और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये नीचे पर मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। खाली ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। गलनांक बिंदु क्या होता है? गलनांक बिंदु किसी ठोस का वह तापमान, ठीक है, तापमान, वो तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। यानी कि जिस तापमान पे कोई भी ठोस वस्तु, ठीक है, ठोस वस्तु पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो रही है, तो जो टेम्परेचर होगा उस टाइम पे, ठीक है, जो टेम्परेचर होगा उस टाइम पे, वो उसका क्या होगा? गलनांक बिंदु। फॉर एग्जाम्पल बर्फ है, इसका गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, पिघल के इसमें आ जाती है, वो वाटर फॉर्म में आ जाती है, यानी कि द्रव अवस्था में आ जाती है। और सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। और लोहे का जो गलनांक है वो होता है 1534 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और तापमान की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो क्या है? केल्विन है। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273.16, ठीक है। ये इसका एक्चुअल मान होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, दशमलव के उसको पूर्णांक बना लेते हैं, दशमलव के बाद का नहीं लेते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ये क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसको? ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने एक बीकर लिया, इसमें लिया आपने कोई बर्फ़ का टुकड़ा, ये जो गोल गोल मैंने बनाया ये हो गया बर्फ़ का टुकड़ा। नीचे से आपने जला दी गए, वो मतलब हीट दिया उसको, किसी चीज़ से मान लो हीट दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक थर्मामीटर लगा दिया जो कि टेम्परेचर नोट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आप जब इसको टेम्परेचर दे रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ेगा 10, 20, 30, मतलब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसका टेम्परेचर रुक जाएगा। वो कब होगा? जब बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी बर्फ़ ना पिघल जाए। हाँ, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी उसके बाद ये बढ़ेगा, लेकिन जब बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट होगी और जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघलेगी ये टेम्परेचर यहाँ से आगे नहीं हिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ हीट जो होता है वो अपने जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो अपने आप में ले लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, कि हम हीट तो दिए जा रहे हैं तो इस हिसाब से तो वो बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमने फ्लेम तो बंद किया नहीं है, लेकिन तब भी वो रुक जाता है और जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघलती तब तक वो उतना ही रहता है। इसी को बोलते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा क्वथनांक बिंदु। जैसे गलनांक बिंदु था वैसे ही क्वथनांक बिंदु है, उससे थोड़ा सा अलग है कि जब किसी द्रव, ये क्या होता है, किसी द्रव का वो तापमान होता है, मतलब ये भी वही टेम्परेचर होता है जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से
गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्वथनांक बिंदु कहते हैं। मतलब जब कोई भी चीज अपनी द्रव अवस्था को छोड़ गई, यानी लिक्विड में है और वो भाप में बन जा रहा है सीधे, जैसे पानी जो है भाप में बदल रहा है, तो जिस टेम्परेचर पे वो भाप पे बदल रहा है वो टेम्परेचर का क्या होगा, क्वथनांक बिंदु। सिंपल सी बात है। जल के लिए क्वथनांक बिंदु क्या होगा, जल कितने में उबल के भाप बनता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होता है पानी वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम ऐसे, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 होता है, तो हमने इसमें 100 ऐड किया तो ये हो गया 373 केल्विन। अब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे हमने पढ़ा था संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, वैसे ही है ये वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई भी 1 किलो क्या है द्रव, उसमें क्या था, उसमें ठोस था, इसमें क्या है द्रव। जब द्रव का वो क्वथनांक जिसमें उसको गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा लग रही है, बीच में उसको जितनी ऊर्जा चाहिए हो रही है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। इसमें भी सिंपल सी बात, 1 बीकर पे लिया हमने, इसका एग्जाम्पल हुआ 1 बीकर पे हमने ये पानी लिया, ठीक है, ये पानी है, वाटर, पानी लिया हमने 1 बीकर पे हमने पानी लिया, नीचे से हमने ये दे रहे हैं हम इसको, हमने फ्लेम जलाई, ठीक है, और यहाँ पे एक दिया थर्मामीटर। तो इसमें भी सेम वही होगा, जैसे ऊपर वाले में टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, इसमें भी जब तक ये पानी धीरे धीरे तो बढ़ेगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, टेम्परेचर एक पॉइंट पे आके रुकेगा जब तक कि जितना भी पूरा पानी है, जब तक वो पूरा भाप बन के नहीं उड़ जाता है तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे आगे वो नहीं बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मतलब वो ऊष्मा जो होती गुप्त होती है, वो जो पानी के कण होते हैं वो अपने आप में ऊष्मा को ले लेते हैं, तभी वो क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अब तीसरा पॉइंट था तापमान के, उसमें ये हम वही पढ़े तापमान के कि हम तापमान जब कम ज़्यादा करते हैं तो उसी में अंदर ये पॉइंट्स आते हैं कि ये सब चीज़ें क्वथनांक, गलनांक या ऊर्ध्वपातन क्या है, हम वही पढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और गैस से वापस ठोस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने ऊर्ध्वपातन में क्या पढ़ा, कोई भी चीज़ है वो क्या है, पहले सीधे ठोस है, ठीक है, ठोस से वो सीधे किस में बन रही है, गैस में बढ़ रही है, वो क्या हो रही है, अपने द्रव अवस्था में नहीं आ रही, सीधे भाप बन रही है या गैस जो भी बन रही है, द्रव अवस्था में नहीं आ रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नैप्थलीन की गोलियां। सबको पता है कपूर हमारे घरों में जैसे पूजा में यूज़ होता है, उसको हम जैसे ही जलाते हैं क्या होता है, वो सीधे भाप बन के उड़ जाता है। और नैप्थलीन की गोलियां ऐसी गोल गोल होती हैं वाइट कलर की, ठीक है, उसको हम अपने घरों पे रखते हैं, अपने बेड में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, ताकि हमारे कपड़ों में कीड़ा ना लगे। वो भी क्या होती हैं, सीधे वो लिक्विड थोड़ा ना बनती हैं। अब देखो जैसे दिया होता है, मान लो हम घी के दिए जला रहे हैं, हाँ, बहुत खुशी का मौसम, जैसे दिवाली है, हाँ, घी का दिया जला रहे तो क्या होता है, घी मान लो ये घी है, ठीक है, ये क्या होगा, सॉलिड है, ठोस होता है ना, अगर जमा हुआ तो ठंडे के टाइम पे तो ठोस ही रहता है, गर्मियों के टाइम पे वो पिघल जाता है। अभी ठंडे का टाइम चल रहा है तो फिर मान लो ये ठोस है, हाँ, फिर जब इसको जलाओगे, हीट दोगे, किस में कन्वर्ट होगा, थोड़ा ये पिघलने लग जाएगा ऐसे से, ठीक है, फिर जब पिघलेगा उसी के बाद तो जलता है, फिर जल के थोड़ा भाप बन के उड़ जाता है भाप में, मतलब बत्ती के साथ में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कपूर के साथ ऐसा नहीं होता, कपूर को अगर हम जलाते हैं तो लिक्विड नहीं बनता है,
कभी भी ध्यान देना आगे से, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है दाब परिवर्तन के प्रभाव। हमने देखा कि हम किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं 2 तरीक़ों से, किसी भी मतलब पदार्थ, ठीक है, किसी भी पदार्थ को एक स्टेट से उसकी दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं। मतलब उसको द्रव से ठोस, ठोस से गैस, ऐसे से एक्सचेंज कर सकते हैं उसकी कंडीशन को। कैसे? एक तो तापमान वाला कि हम उसके तापमान को घटा बढ़ा दें, या फिर दाब लगाएं, उसमें दाब लगाएंगे, कंप्रेस होगा तो उसके जो कण हैं वो पास आएंगे और उससे उसकी पूरी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो जिस अवस्था में है उससे वो बदल जाएगा। इसमें क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस फिर से ठोस में बदल जाएगी। इसमें भी वही बात लिखी है कि अगर हम उसे संपीड़ित करें, ठीक है, संपीड़ित यानी कि कंप्रेस करें, उसको दबाएं तो कणों के बीच की दूरी कम होगी, ठीक है। ये जैसे कण है, सॉरी ये कण है, ठीक है, इन कणों को तुम दबा रहे हो बसे, तो इनकी सिंपल सी बात है, इनकी दूरी पहले फिर कम हो जाएगी, उनकी दूरी वो और पास पास में आ जाएंगे। तुमने उसको दबाया है तो, और दबाया है तो उसको अपनी अवस्था तो बदलेगा ही बदलेगा। और आगे लिखा है दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आते हैं, और लिखा है दाब घटने से कण दूर जाते हैं। हम उसमें जितना दबाव डालेंगे वो सिंपल सी बात है उतने पास आएंगे कण। अगर हम उसको दबाएंगे तो पास ही तो आएंगे, अगर हम दबाव कम करेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल वही एलपीजी गैस, वो जो लाइटर होता है, तो सिगरेट पीने वाला इससे जलाते हैं सिगरेट, वो ये सब क्या है उसके एग्जाम्पल है कि कैसे उसमें दबाव डाल के उसमें किसी चीज़ को डाला गया है। वैसे ही जो एक और चीज़ है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसका फॉर्मूला होता है CO2। इसको भी हम उच्च दाब पर ही संग्रहित करते हैं। वैसे तो ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में CO2 नहीं पाई जाती। इसको हम अगर हम कब कितना होना चाहिए इसके लिए, देखो इसके लिए वायुमंडलीय दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर हो, तो हम CO2 को द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब ये परिवर्तित हो जाती है। और यही वजह है कि ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ यानी कि ड्राई आइस भी कहते हैं। अब ये देखिए प्रोसेस, ये भी पूछ सकते हैं पेपर में और इम्पोर्टेंट भी है, हमें पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रही है तो उसको बोलते हैं संगलन, ठीक है, संगलन, क्योंकि वो क्या हो रही है, गल रही है। और जब कोई भी चीज़ द्रव अवस्था से द्रव से गैस में आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, भाप बनती है, सीधी बात है, पानी को उबालोगे भाप बनेगी, गैस बन जाएगी। और जब गैस से अगर ठोस में बनेगा उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और ठोस से अगर गैस में बनेगा तो भी ऊर्ध्वपातन। अभी ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। और लेकिन जब द्रव है कोई भी, पानी अगर ठोस में परिवर्तित हो रहा है, जैसे पानी अगर बर्फ बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम जमना कहते हैं ना, बर्फ जमी है। और जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आगे के टॉपिक्स में जो है इससे आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।